आज के अतिथि मित्रों, आज के इस कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है पूर्व सांसद, शिक्षाविद, राजनीति विज्ञान के मर्मज्ञ, पूर्व प्राचार्य SRK कॉलेज फिरोजाबाद, प्रोफेसर ओमपाल सिंह निडर जी को। सबसे पहले तो निडर जी, हम आपका आकाशवाणी आगरा के स्टूडियो में स्वागत करते हैं। नमस्कार, अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे आपसे बात करने से पहले कि बहुत लंबी जीवन यात्रा है आपकी, बहुत कुछ आपने देखा है। शिक्षा के क्षेत्र में भी आपने तमाम सारे कीर्तिमान स्थापित किए हैं। आप SRK कॉलेज फिरोजाबाद में राजनीति विज्ञान के विभागाध्यक्ष रहे हैं, वहां के प्राचार्य भी रहे हैं। उसके बाद आप 1996-97 में सांसद भी रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। उसके बाद थोड़ा सा अलग हुए और उसके बाद साहित्य के क्षेत्र में आपने तमाम सारे कीर्तिमान स्थापित किए हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे, हमारे श्रोताओं को ये इच्छा होगी, जानने की इच्छा बलवती होगी कि आपकी ये जो पूरी जीवन यात्रा है, इसके बारे में कहां से शुरू करें, कैसे शुरू करें। तो सबसे पहले यहीं से शुरुआत करते हैं कि आप मूलतः कहाँ के निवासी हैं? मैं, एक गांव है बुलंदशहर में खुशहालगढ़ जी, अनूप शहर तहसील और गंगा किनारे पर अनूप शहर, उसके पास में खुशहालगढ़ जी, वहां मैं जन्मा। जी। मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री दुर्गा सिंह जी किसान थे, मैं उनका तीसरे नंबर का पुत्र हूँ जी। और मैंने हाई स्कूल LDAV इंटर कॉलेज अनूप शहर से किया जी। इंटरमीडिएट मैंने DAV कॉलेज बुलंदशहर से किया और BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में और MA पॉलिटिकल साइंस मैंने NRC कॉलेज खुर्जा से किया। जी 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 जी। और शोध कार्य मेरा आगरा विश्वविद्यालय से पूर्ण हुआ। जी। मैं जब हाई स्कूल में था तभी से कुछ कविताएं लिखना मैंने शुरू कर दिया था, बल्कि और उससे पहले 8वीं से। अच्छा। 10वीं में आते आते कुछ ढंग से लिखने लगा था मैं जी। और इंटरमीडिएट तक आते आते कुछ ऐसी पंक्तियां लिख गई थी जो समय मिलेगा तो मैं आज उनको पढ़ूंगा भी आपके बिल्कुल सामने। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैं 1971 के गुरु नानक जयंती पर जी, जब फिरोजाबाद में प्रोफेसर हो गया था और उस कार्यक्रम में डॉक्टर इंद्रजीत सिंह तुलसी जो राज कवि थे पंजाब के जी, और फिल्मी गीतकार थे, वो आए हुए थे। मैं उसे सुनने गया था। अच्छा। तो वहाँ आयोजकों ने जबरदस्ती मुझे मंच पे बिठाया और मुझे काव्य पाठ कराया। पहला काव्य पाठ मेरा मंच पर वो था। अच्छा अच्छा अच्छा। और वो मेरी कविता 3 बार सुनी गई थी वहाँ। अच्छा, तो आपको तो निश्चित रूप से वो कविता तो कंठस्थ होगी। हाँ, मुझे कंठस्थ है वो। तो हम चाहेंगे कि 1971 की वो कविता आप हमारे श्रोताओं को उसी कविता ने मुझे मंच पे स्थापित किया जी। और जहाँ तक कवि सम्मेलनों का सवाल है जी, तो मैंने आज तक जी 10,201 कवि सम्मेलन पढ़ चुका हूँ मैं। 10,201 कवि सम्मेलन। क्या बात है, आप तो लेखा जोखा रखते हैं कवि सम्मेलनों का। हाँ बिल्कुल, पूरी तरह। बल्कि लोग तो और तो ये कहते हैं कि मैं ज्यादा पढ़ चुका हूँ, मुझे लगता है ये तो गिनीज रिकॉर्ड बुक में आपका नाम आना चाहिए। मैंने कभी इन बातों पे ध्यान नहीं दिया। जी जी जी। ये तो और लोगों का काम है रिकॉर्ड रखना। जी। तो ये है, मैं जो सबसे पहले जो 4 पंक्तियां मैंने लिखी थी मैं वो पढ़ रहा हूँ आप। स्वागत स्वागत। उठो साथियों निज धर्म बिक न जाए। एक इंटरमीडिएट का विद्यार्थी, और विशेषकर जब लाल बहादुर शास्त्री जी की हत्या हो गई तो मैं 11वीं में था। जी जी जी। मैं आज भी भावुक हो जाता हूँ, तब ये लिखा गया था जी। उठो साथियों निज धर्म बिक न जाए, बहनों जगो निज शर्म बिक न जाए, यही आरजू है मेरी कवि गणों से कि सब कुछ बिके पर कलम बिक न जाए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सब कुछ बिके पर कलम बिक न जाए। और जीवन में कभी तालियां मांगी नहीं आज तक। मैंने कभी जीवन में नहीं कहा मैं पढ़ूं तो ताली बजाना जी, लेकिन इतनी बजती थी कि लोग आश्चर्य करते थे। जी जी जी। बहुत नया था, 21-22 साल का मंच पे आ गया था। हाँ, निश्चित रूप से। और जो पहली कविता मैंने उस दिन पढ़ी उनके कार्यक्रम में, जो हमारे गुरु नानक जयंती का सिख समाज का कार्यक्रम था, कि वैसे अंधियारी राहों में मैं भी दीप जला सकता हूँ, वैसे अंधियारी राहों में मैं भी दीप जला सकता हूँ, लेकिन तुमने बुझा दिए तो उन परवानों का क्या होगा, तो फिर मेरे टूटे दिल के इन अरमानों का क्या होगा। क्या बात है। तो फिर मेरे टूटे दिल के इन अरमानों का क्या होगा। इसकी पहली पंक्तियां थी कि लाज मिली तो वस्त्र नहीं थे, वस्त्र मिले तो साज नहीं है,
साज मिला तो गीत नहीं थे, गीत मिले तो साज नहीं है। जुर्म हो रहा है समाज में भूखे नंगे कंगालों पर, आंसू की धारा पाई है मैंने अबला के गालों पर। गीले में वो स्वयं सो गई, सुला दिया सूखे में हमको। गीले में वो स्वयं सो गई, सुला दिया सूखे में हमको। लेकिन उसने यह नहीं सोचा इन एहसानों का क्या होगा, तो फिर मेरे टूटे दिल के इन अरमानों का क्या होगा। वैसे अंधियारी राहों में मैं भी दीप जला सकता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। और निश्चित रूप से आपने अपने साहित्य के माध्यम से, अपनी कविताओं के माध्यम से ये दीप जलाने का अद्भुत प्रयास किया है, सराहनीय प्रयास किया है। और लगातार आप पिछले 50 वर्षों से ये साहित्य का दीप जला रहे हैं, जागृति समाज में पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और शायद इसी जागृति का ये परिणाम था कि आप समाज से जुड़े रहे, समाज की भावना से जुड़े रहे, और वहीं से ये शायद ये प्रस्फुटित हुई ये कविता सौगंध राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे। इसमें थोड़ा श्रेय पंडित बैकुंठलाल शर्मा प्रेम जी को जाता है जी, जो 3 बार सांसद रहे शाहदरा से जी। वो क्योंकि सबसे पहले आंदोलनकर्ता आधुनिक भारत में वही थे 1949 में जी। और उनसे प्रेरणा लेकर के जब मेरा अपमान हुआ सहारनपुर 18 अप्रैल 1980 को, श्रीपाल जैन जो आज भी हैं, बड़े भाई की तरह हैं मेरे, वैचारिक रूप से वो कांग्रेस के हैं, लेकिन जब तक वो कार्यक्रम कराते रहे मुझे हमेशा बुलाते रहे जी। उस समय अचानक 4 पंक्ति लिख गई जब मेरा अपमान हुआ। अच्छा। हाँ, अचानक पंडित ब्रजेंद्र अवस्थी जी के आदेश पर कि सदियों से जो हुआ नहीं है वह करके दिखलाएंगे। इस कविता में भी किसी का मैंने अपमान नहीं किया, गाली नहीं दी जी। सदियों से जो हुआ नहीं है वह करके दिखलाएंगे, कोई कुछ भी कहे किंतु नहीं बहकावे में आएंगे, जो बाधा बनकर आएगा उसको मार भगाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे। तो पीछे बैठे कवि ब्रजेंद्र जी से पूछ रहे थे कि ये पढ़ क्या रहा है लखा, अच्छा ये मंदिर कहाँ से आ गया कविता में। तो उन्होंने कहा 4-6 साल रुकिए समझ में आ जाएगा। तो तब तक ये सुगबुगाहट नहीं थी कि हम किस मंदिर की बात कर रहे हैं। ना। अच्छा। सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे। 84 में जब विश्व हिंदू परिषद ने आंदोलन शुरू किया तब लोगों की समझ में आया कि निडर लिखना क्या चाहता है जी। और ये पूरी 10 बंद की कविता है, 9 बंद पुराने हैं और 1 बंद जब मंदिर की भूमि पूजन हुआ 3 दिन बाद उसके लिखी गई जी। 5 अगस्त था 2020 का जी। तो भूमि पूजन हुआ था और 8 अगस्त को 4 पंक्तियां और लिखी गई थी। तो हम चाहेंगे कि हमारे श्रोता ये सुनना चाहेंगे जो आखिर का जो बंद, जो अंतिम बंद जो लिखा गया है उसको अगर आपको याद हो भाई तो मैं वो पंक्ति जरूर पढ़ूंगा, मेरा सौभाग्य जी। लेकिन मेरा ये सौभाग्य और भी है कि मुझे अपनी कविता की व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। निश्चित रूप से लोग व्याख्या करनी अगर पड़े तो फिर कविता क्या कि खाई थी सौगंध राम की लगभग 598 साल पहले जी और 42 साल पहले मैंने कि खाई थी सौगंध राम की पूर्ण कर रहे राम सुनो। खाई थी सौगंध राम की पूर्ण कर रहे राम सुनो, अपनी क्या औकात स्वयं का काम कर रहे राम सुनो। अपनी क्या औकात स्वयं का काम कर रहे राम सुनो, होगा भव्य राम जैसा ही श्री राम का धाम सुनो, प्राण प्रतिष्ठा होने तक अब होगा नहीं विराम सुनो। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। प्राण प्रतिष्ठा होने तक अब होगा नहीं विराम सुनो, कर सपना साकार अवध का, कर सपना साकार अवध का, मथुरा काशी जाएंगे सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहां भी बनाएंगे। ये तो ये बात हुई मंदिर की, और निश्चित रूप से मंदिर का भव्य काम चल रहा है और भव्य और प्रतिष्ठित मंदिर बन रहा है वहां पर। और ये जो आप यहाँ पर कॉलेज में प्रोफेसर थे, फिर प्राचार्य थे, राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर थे, वहां विभाग के अध्यक्ष भी रहे, तो ये पॉलिटिक्स में आपके जाने का कैसे सिलसिला शुरू हो गया? मेरा जाने का मन था सेना में। अच्छा। क्योंकि बुलंदशहर एक ऐसा जिला है मेरा, जब संयुक्त जिला था जी, पूरे भारत में सर्वाधिक सैनिक वहीं से जाते थे। अच्छा। हाँ, 3 चीजों में मशहूर था, सबसे ज्यादा गेहूं पैदा करना, सबसे ज्यादा गन्ना पैदा करना और सबसे ज्यादा सैनिक पैदा करना। क्या बात है। तो बहुत जुनून था मुझ में। अच्छा। लेकिन पिताजी ने जब मैं सेलेक्ट हो गया तो पिताजी ने मुझे एनओसी नहीं दी। अच्छा। और मेरी बहुत बाध्यता थी, मजबूरी थी कि फिर मैं नहीं गया। अच्छा। तो मैंने फिर यही ठान लिया और इसीलिए उन्होंने मात्र मेरा 17 साल की उम्र में विवाह भी कर दिया। अच्छा। कि अब नहीं जाएगा, अब नहीं जाएगा। तो फिर मैंने कहा प्रोफेसर बनूंगा मैं। अच्छा। लेकिन धीरे धीरे लिखने लगा और राजनीति के दल में नहीं था मैं किसी में जी, लेकिन मैं राजनीतिक प्रचार में भाग लेता था। अच्छा अच्छा।
और क्योंकि मेरे पिताजी जनसंघ के अनूप शहर के संस्थापकों में से एक थे जी, तो प्रभाव था उनका। तो निश्चित रूप से हाँ, स्वाभाविक प्रभाव था मतलब जो भी वैचारिक रूप से आप हाँ, उस दिशा में थे। मैं जनसंघी विचारधारा का था बचपन जी, से जी, 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 कुल मिला करके जी, जी। और फिर भी मैं राजनीति में नहीं था। मैं कहता था मुझे क्या जरूरत है, बड़े बड़े नेताओं की कविता से धज्जियां उड़ जाती हैं, वो मेरे श्रोता होते हैं, मैं क्यों जाऊं। लेकिन कल्याण सिंह जी ने मुझे एक बार सुना कासगंज में। अच्छा, वो मंत्री थे उस समय संवित सरकार में, जो एक सरकार बनी थी सबकी जनता पार्टी की, उसमें वो स्वास्थ्य मंत्री थे जी, और वो नीचे बैठ के ही सुनते थे कवि सम्मेलन। अच्छा, उन्होंने अपने एक कार्यकर्ता से कहा कि ये जो लड़का फिरोजाबाद वाला है ओमपाल सिंह निडर, इससे कहना कि मैं बैठा हूं और कवि सम्मेलन समाप्त हो तो भाग न जाए, मुझसे मिल के जाए। अच्छा, और जब कवि सम्मेलन समाप्त हुआ तो वो आया और उसने कि वो बाबूजी बुला रहे हैं। मैंने कौन बाबूजी? कल्याण सिंह जी। मैंने कहा है भाई साहब? कि बैठे। मैं गया, बोले बुलंदशहर के हो क्या? मैंने कहा हाँ, जन्मा तो बुलंदशहर में ही हूँ, पढ़ा भी बुलंदशहर में ही हूँ, लेकिन फिरोजाबाद में पढ़ाता हूँ। तो उन्होंने वहां मुझसे कुछ नहीं कहा। अच्छा, फिर एक बार उन्होंने कहा कि मिलना आकर के कभी, तो मैं बरेली में उनसे मिलने चला गया। उन्होंने कहा लड़ोगे एमएलए? मेरा विद्यार्थी लड़ेगा, रामकिशन दादाजी, मैं नहीं लड़ूंगा। बोले क्यों? मैंने अभी कोई सेवा नहीं की, मैं तो कविता पढ़ता हूँ, मुझे कोई जरूरत नहीं। और इसके बाद 92 के बाद वो घटना मैं बताऊंगा नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, मैं जिला अध्यक्ष बना दिया जी, लोगों ने, तो मैं राजनीति में आ गया। अच्छा, 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 और बिना मांगे फिर उन्होंने, बल्कि 91 में मुझे बिना मांगे टिकट भी दे दिया था उन्होंने जी, जलेसर से। लेकिन आडवाणी जी ने एक साधु जी को, हमारे थे मित्र, हमारे ही थे अपने वो जी, उनको टिकट दे दिया, बोले इसे जितवा देना। तो उसके बाद में आप 96 में फिर दे दिया उन्होंने बिना मांगे, तो मैं लड़ गया, जनता ने जिता दिया। और उस दौरान आप 96 से लेकर 97 शायद 2 वर्षों तक 19 महीने 5 दिन। अच्छा, 19 महीने 5 दिन। हाँ। तो राजनीति के आपके अनुभव कैसे रहे? राजनीति के अनुभव तो मेरे ठीक थे। अच्छा, पहला अनुभव तो मेरा ये था सबसे बड़ा कि राजनीति पे आरोप बहुत है, लेकिन 20% लोग ही बेईमान थे, 80% लोग राजनीति में ईमानदार थे जी। और जो लोग उन पे आरोप लगाते थे, हाँ, चाहे वो साहित्य के क्षेत्र के थे, चाहे कवि सम्मेलन के मंच के क्षेत्र के थे, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र के थे, वो सिर्फ 20% ईमानदार थे। ये मेरा बहुत बड़ा अनुभव था। अच्छा, हाँ, और एक मेरा अनुभव ये था कि हम पॉलिटिकल साइंस के कितने ही धुरंधर विद्वान थे, लेकिन सदन कैसे चलता है इसे समझने में मुझे पूरा 1 महीना लगा जी। मैं 1 महीने एक शब्द नहीं बोल पाया, लेकिन जब मैंने समझ लिया जी और बोलना शुरू किया तो मैं शायद पहला ऐसा सांसद था जो 5-5 बार एक दिन में बोलता था, 5-5 बार। अच्छा, हाँ, और जब मैं बोलता था एक्सटेम्पोरी बोलता था, जैसे आपके सामने बैठा हूं जी। तो केवल विपक्ष के लोग नहीं तिल मिलाते थे, जो मेरे दल के लोग थे, मेरे बगल में बैठते थे, वो भी बहुत तिल मिलाते थे। यानी कि सच जल्दी हजम नहीं होता। निकल श्रद्धे चरणबंदनी अटल जी से शिकायत करते थे अच्छा, कि ये कभी सलाह नहीं लेता, जो जी में आता है बोलता है। बोले मैं कई बार कह चुका हूं और आज फिर कहूंगा। तो उन्होंने कहा क्या बात है, न मिलते हो न बोलने से पहले कुछ पूछते हो जी। तो मैंने हाथ जोड़कर कहा मेरे गुरुदेव आपका ही प्रभाव है सर। हंस गए। जी जी जी। और ईश्वर की कृपा थी कि जब मैं बोलने लगता था ढंग से तो जो घोर कम्युनिस्ट थे जी और मजहब से मुस्लिम थे वो भी मेरी पीठ ठोकते थे। बोले अकाट्य तथ्यों से बोलते हो। पहली बार देख रहे हैं जो यहाँ बड़े बड़े सांसद हैं जिनका घोर अनुभव है, वो भी तुम्हारी बात का उत्तर नहीं दे पाते, कुछ भी कहें। जैसे मैंने एक बार एक शब्द बोल दिया, मैंने कहा अध्यक्ष महोदय अगर मेरे बोलने के बीच में ये लोग भौंकेंगे तो किसी को नहीं बोलने दूंगा। तो तुरंत वरिष्ठ लोगों ने कहा साहब ये हमको कुत्ता कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, इन्होंने तो भौंकने शब्द का प्रयोग किया है। मैंने कहा अध्यक्ष महोदय मैंने 1 महीने अध्ययन किया है कि संसद में क्या बोलना चाहिए, फिर भी अगर ये तुलना कर रहे हैं किसी वफादार प्राणी से तो ये उस प्राणी का अपमान है। मैं अब भी नाम नहीं ले रहा। अच्छा, ये तो मतलब ये नोकझोंक वहां चलती रहती है संसद में। हाँ, हाँ। लेकिन आपके कुछ ऐसे अनुभव रहे होंगे निश्चित रूप से संसद के जो पक्ष और विपक्ष के, सत्ता पक्ष के और विपक्ष के लोग मिलकर कुछ एक अच्छा सा माहौल होता होगा, कुछ ऐसे अनुभव रहे हैं आपके? नहीं, एक अनुभव तो मेरा ये था कि बहुत कम 1500 रुपये तो वेतन मिलता था जी, और भत्ता बहुत कम मिलता था। तो मैं पहला सांसद था जो मैंने कहा मैंने कुछ भत्ता बढ़ा दिया जाए। अच्छा, वेतन चाहे 1 पैसा ना बढ़े जी, आप समझिए। और जिस दिन मैंने ये कहा कि मुझे कॉलेज का वेतन चाहिए, संसद का वेतन नहीं चाहिए, तो 150 लोगों ने कम से कम मुझसे
विरोध किया। अच्छा। लेकिन जब ये प्रस्ताव पास हो गया कि कॉलेज के वेतन के साथ यहाँ का भी मिल सकता है और मेरा नाम लिख गया उसमें जी, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर ओमपाल सिंह निडर, SR के PG कॉलेज फिरोजाबाद, जी, तब फिर लोगों ने मेरी पीठ ठोकी। जी। तो वहां दल की सीमाएं नहीं चली। ये तो सामूहिक मतलब इसकी बात थी ना। हाँ, लाभ तो की लोगों ने बात। कहा तुमने हमें बचा दिया, वरना कभी न कभी गड़बड़ हो जाता है, लेकिन तुम हो अजीब आदमी। हाँ, तो एक तो ये था जी। और राष्ट्र का जब कभी सवाल आता था तो सब लोग फिर एक स्वर में बोलते। निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। आखिर एक ये राष्ट्र हम सब का है, चाहे वो सत्ता के लोग हों या विपक्ष के लोग। राष्ट्र की अस्मिता का सवाल, राष्ट्र की एकता का सवाल और राष्ट्र के प्रतीक चिन्हों का सवाल, जी। तो सब लोग लगभग नहीं, निश्चित रूप से ये तो बहुत ही अच्छी बात है, ये हमारे लोकतंत्र की राष्ट्रपति खूबसूरती है। संबोधित करते थे जी। तो कोई एक व्यक्ति जरूर थे, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, जी, वो जरूर बीच में बोल जाते थे किसी, लेकिन चाहे वो कुछ भी बोलते रहें उनका विरोध नहीं करते थे मेरे जमाने में। प्रोफेसर साहब, आप संस्कार भारती के संस्थापक सदस्य भी रहे हैं जी। तो ये संस्कार भारती के गठन का ये कैसे हुआ क्या कि दीनदयाल धाम में पहला कवि सम्मेलन मैंने कराया। अच्छा, फर है मथुरा। जी। योगेंद्र बाबा जी से जब कहा मैंने जी, तो उन्होंने मान लिया। पंडित जगदीश उपाध्याय उसके अध्यक्ष थे समिति के, और कई साल में कराता रहा, मैं किराया भी नहीं लेता था। तो मैंने ये कहा उनसे 3 साल लगातार कि कम्युनिस्टों की कई संस्थाएं हैं, 13-14 संस्थाएं थी। मुझे नहीं मालूम था कि हमारी अखिल भारतीय साहित्य परिषद है, मैं नहीं जानता था। तो मैंने कहा हमारी एक भी नहीं है, तो हमारे लोग कहाँ जाएं, कहाँ छपें। तो योगेंद्र बाबा जी की पहल पर ये संस्कार भारती का वहां गठन हुआ। और संस्कार भारती में ये हमको राष्ट्रीय महासचिव बना रहे थे, लेकिन हम पे न कॉलेज और कवि सम्मेलन से समय नहीं था जी। उसमें ब्रजेंद्र अवस्थी जी बैठे थे, सोम जी बैठे थे और हमारे वो बैठे थे हरि निर्मोही जी। तो प्रदेश का महासचिव हरि निर्मोही जी को बनाया गया। बाकी मैंने बाबा आप जो चाहे बनाएं, मैं आपका सहयोगी रहूंगा। सौभाग्य है कि हाँ रहे नहीं है। हाँ जी, अब नहीं रहे। और बाबा मुझे बहुत स्नेह करते थे। नहीं, लेकिन ये हमारा सौभाग्य, आकाशवाणी आगरा वो पधार चुके हैं और मैं उनका एक साक्षात्कार ले चुका हूँ। हाँ जी। और बहुत देखिए, मैं एक सेकंड बहुत विद्वान, मेरा एक बार को 10 मिनट कम हो जाए, बाबा इतने त्यागी और इतने साधारण पुरुष थे जी, इतने योग्य होने के बावजूद कि हम कल्पना नहीं कर सकते। दीनदयाल जी की प्रतिमूर्ति थे। बिल्कुल बिल्कुल, आप समझिए, बहुत ही सहज सरल। निडर जी, हम लोग जो बात कर रहे हैं आपकी जीवन यात्रा के बारे में, आपकी कविताओं के बारे में, तो आप इतना समय निकाल कैसे लेते हैं? आप तो मतलब चूंकि प्रोफेसर भी रहे हैं, प्रधानाचार्य रहे हैं, प्राचार्य रहे हैं वहां पर, उसके बाद संसद में रहे, इतने वर्षों तक समाज सेवा के क्षेत्र में रहे, फिर भी आप इतने सारे कवि सम्मेलन की कविताएं कैसे? ये श्रेय मेरे मैनेजमेंट को, मेरे प्राचार्यों को और मेरे विभागाध्यक्ष डॉक्टर BD शर्मा को जाता है। अच्छा। मैं कभी कभी लेट हो जाता था कवि सम्मेलन के कारण, तो मेरी क्लास लेते हुए मिलते थे मुझे। अच्छा। और मेरे विद्यार्थियों को मैंने 8-8 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ाया जी। मैंने कभी पीठ नहीं मोड़ी, लेकिन मैं कह के जाता था कि मैं अब 2 दिन नहीं आऊंगा, मैं 4 दिन नहीं आऊंगा। जी जी। मैंने कभी पीछे से छुट्टी नहीं ली, कह करके मैंने ली, तो वो जानते थे सब। फिर कॉलेज में मैं अपने मुंह से नहीं कहूंगा कितना सहयोग किया मैंने, तो सोचते थे कि अगर ये थोड़ी छुट्टी ज्यादा ले लेता है तो कोई बात नहीं है, पढ़ा देता है। और इतना इज्जत करते थे बच्चे, मैं क्या बताऊं, मैं कह नहीं सकता, मैं भावुक हो जाता हूं। निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। तो डॉक्टर साहब, आप जब 96-97 में आपने बताया कि 19 महीने 5 दिन आप सांसद रहे, पार्टी वही रही आपकी, भारतीय जनता पार्टी। हाँ। तो बीच में कुछ एक समय कुछ ऐसा आया कि आप शायद पार्टी से विलग हुए? हाँ, मैं हुआ। जी जी जी। माननीय कल्याण सिंह जी का जब अपमान हुआ जी, तो मुझे ऐसा लगा कि जिस व्यक्ति ने मुझे राजनीति में स्थापित किया उसका अपमान मैं नहीं सहूं। जी। तो हमने फिर एक नई पार्टी बना ली, राष्ट्रीय क्रांति पार्टी। जी। और वहां क्या था अंदरूनी मामला, मैं कुछ नहीं कहूंगा। खैर, तो फिर मैंने पैर छू करके कहा मैं कि अब मैं नहीं निभूंगा जी। और उसके बाद फिर मुलायम सिंह जी ने कहा कि मेरे साथ रह लो जी। तो मैं उनके साथ रहा। और हमारे उनके अंदरूनी बातें हैं, इसलिए मैं नेता का सम्मान करता हूं। बाकी चीजें तो मैं भी पद पर रहूंगा और मैं भी मुख्यमंत्री हो जाऊं तो बहुत से काम हो जाएंगे गलत मुझसे। कई बार समय काल और परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेने होते हैं। और हम इतना भी जानते हैं, जैसे आजकल मुझसे लोग पूछते हैं कि क्या परिणाम आएगा, प्रचार चल रहा है, मैंने इन्हें प्रचार करने की क्या जरूरत है, तो ऐसे ही मामला था। अब जिनको लोग बुरा मानते हैं
हो सकता है वही तुम्हारे लिए वरदान सिद्ध हो रहे हो, लेकिन हम तो मानवतावादी हैं। हम कभी भी किसी पर टिप्पणी ऐसी नहीं करते जिससे उसके बाद अपमान हो जी, ये नहीं करते। हम सबको सम्मान करते हैं। चलिए हम लोग राजनीतिक बात दोबारा फिर करेंगे। अभी हमारी बातचीत का दौर बाकी है। हम चाहेंगे कि आप अपने मन की कोई कविता अपने श्रोताओं को प्रेषित करें। एक कविता एमए पढ़ते थे तो लिखी गई थी जी, और वो आपके सामने पढ़ रहे हैं। स्वागत। कि मुझको मेरी कुटिया प्यारी, तुम्हें तुम्हारे महल मुबारक। हाँ, मुझको मेरी कुटिया प्यारी, तुम्हें तुम्हारे महल मुबारक। इन ईंटों की ऊंचाई को मैंने नमन नहीं सीखा है। क्या बात है, क्या बात है। इन ईंटों की ऊंचाई को मैंने नमन नहीं सीखा है। क्योंकि जब मैं बीए फाइनल में था तब मुझे खरीदने की कोशिश की गई थी। अच्छा, हाँ, ये मैं इशारा कर रहा हूँ जी। तो मेरे साथियों ने कहा कि हम तो आ रहे हैं आपके साथ, लेकिन वो नहीं आएगा। उस समय ये कविता दिमाग में आई और एमए में पूरी हो गई कि सच्चे हृदय के मानव की प्यार भरी फटकार सुहाए, लेकिन गिरगिट रूपी जन का मुझको मीठा प्यार न भाए। सब कुछ अच्छा लगता है पर मानव का व्यापार न भाए, जिसमें सत का अंश नहीं है मुझको वह सत्कार न भाए। क्या बात है, निश्चित रूप से। जिसमें सत का अंश नहीं है मुझको वह सत्कार न भाए, कि बेईमानी के बल पर जो ठेकेदार बने बैठे हैं, बेईमानी के बल पर जो ठेकेदार बने बैठे हैं, उन लोगों की प्रभुताई को मैंने नमन नहीं सीखा है। इन ईंटों की ऊंचाई को मैंने नमन नहीं सीखा है। मुझको मेरी कुटिया प्यारी, तुम्हें तुम्हारे महल मुबारक। क्या बात है, क्या बात है। बहुत खूब, बहुत ऐसे पढ़ते थे हम। बहुत खूब, बहुत खूब। आपकी कविताओं में राष्ट्रवाद ओज झलकता है। जब भी आप मंच पर पढ़ते हैं तो लोग गदगद हो जाते हैं। मतलब निश्चित रूप से आपको तालियों की जरूरत नहीं होती है, आप ताली नहीं मांगते हैं, लेकिन लोग तालियां बजाते हैं, इतने प्रसन्न होते हैं लोग आराम से। जी जी, मैं औरों के लिए मांगता हूँ, अपने लिए नहीं मांगता। एक कविता आपकी बहुत फेमस हुई थी कि बच्चा बच्चा राम का जन्मभूमि के काम का। हाँ, ये भी एक बहुत ऐतिहासिक तथ्य है। हाँ, उसके पीछे क्या। मैं शायद बदनावर कवि सम्मेलन में था और उस समय 1976-77 का, जब कोई आंदोलन फांदोलन था ही नहीं किसी का। जी जी जी। तो श्रद्धेय चरणबंदनीय बैरागी जी, जो बहुत बड़े कवि थे, बाल कवि बैरागी जी, वो अपने बहुत गीतों के लिए प्रसिद्ध थे। बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें अपनी एक कविता पढ़ते थे, हम बच्चों का है कश्मीर, अमर तिरंगे का कश्मीर, चाचा नेहरू जिंदाबाद। तो मैं ये कहा करता था अक्सर उनसे अकेले में, मैं दादा ये व्यक्ति पूजा वाली कविता आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती। अच्छा। तो बोले तू नहीं जानता अभी, मेरी कुछ बाध्यताएं हैं और मैंने कहा आपने गलत नहीं पढ़ा। ऐसे करके वहां जब मेरा नंबर आया, 2 दौर चलते थे जी जी जी, तो मैंने कहा दादा आपने आज व्यक्तिगत पूजा की है, मेरा कहना यही है कि व्यक्तिगत पूजा नहीं करनी चाहिए। संचालक ने ये कहा क्या पढ़ना चाहिए निडर, मैं बच्चा बच्चा राम का। और उन्होंने पीछे से तुरंत कहा जन्मभूमि के काम का। अच्छा। तो बस वहीं से इसके ये जो है वहीं से चल गई। अच्छा, मैं इसको भूल भी गया। अच्छा, लेकिन 93-94 में उसी जगह जब एक कवि ने ये कहा लखनऊ के ने कि मैंने ऐसा लिखा, और बैरागी जी भी थे सौभाग्य से खड़े हो गए। बोले तुम्हारा जन्म नहीं हुआ था मंच पे, लिखने वाला ये बैठा। मैं थोड़ा ऊंचा हुआ, यूं कर दी, ऐसे कर दिया। और जब आकर के बैठे मेरे पास तो बोले जब मैंने पीछे से कहा था तब जन्मभूमि का मतलब था पूरा भारत, भारत माता, और आज जन्मभूमि का मतलब तेरे कारण है अयोध्या। जी। तो अब मुझे मत जोड़े। और उनके सामने जब तक वो जीवित रहे मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन ये सच्चाई तो है, ये पंक्तियां अमर हो गई। हाँ, ये पंक्तियां चाहे मैं यही बोलता आगे जी, लेकिन उन्होंने पहले बोला जी, तो आधा उनका आधा आपका, मेरा। जी। ये है। तो इस पंक्ति को और विस्तार दिया गया क्या? नहीं, फिर नहीं दिया। अच्छा, हाँ, उसमें कारण था ना, एक पंक्ति उन्हीं की थी। अच्छा। तो मैं रुक गया वहां, आगे बढ़ नहीं सकता था। जी, और मैं झूठ बोल नहीं सकता था। निश्चित रूप से ये आपका बड़प्पन है कि आप उनको इतना सम्मान दे रहे हैं। आप अभी भी नहीं, वो इसी लायक थे। बिल्कुल नहीं, निश्चित रूप से वो सम्मान कांग्रेसी थे, ये अलग बात है जी, लेकिन श्रद्धेय थे, चरणबंदनीय थे। नहीं, वो वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, वो एक अलग पहलू है। सोमनाथ दा मेरे आलोचक थे, लेकिन जितनी बार मिलते थे मैं पैर छूता था। बिल्कुल। आप समझिए। जी। मैंने जो नाम लिया अभी, इनके पिताजी का मैं बहुत सम्मान करता था, जो बड़े ओवैसी जी थे, और वो मुझे बहुत प्यार करते थे जी, क्योंकि मैं नाम लेके कभी आलोचना नहीं करता। निश्चित रूप से राजनीति में आलोचना इस तरह से करनी भी नहीं चाहिए। और कविता तो किसी कीमत पे नाम लेके लिखनी नहीं चाहिए। बिल्कुल। हाँ, व्यक्ति पे महाकाव्य लिख रहे हो फिर लिखो, बिल्कुल। लेकिन नहीं, फिर आपकी कविता मरेगी उसी के साथ, क्योंकि अजर अमर कोई नहीं है। सही बात है।
तो प्रोफेसर साहब, आपने इतने सारे कवि सम्मेलन किए हैं और आज जो कविता का दौर चल रहा है, आप इस विषय में कुछ कहना चाहेंगे? मैं कहना ये चाहूंगा इस विषय में कि पिछले 25 साल में जी चुटकुलों का प्रभाव इतना बढ़ा कि मेरे जैसे व्यक्ति को मंच पे लौटना पड़ा। जब लोगों ने कहा दादा हम तो हार गए, मंच पे लौट आओ, जी, तो फिर लोगों ने चुटकुलों की कविता बनानी शुरू की। इतनी सफलता तो मुझे भी मिली है। लेकिन जो प्रशासन में लोग बैठे हैं वो कई बार चुटकुला चोरों को ही प्रश्रय देते हैं। मैं एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूं आपके सामने। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो आज के और दौर में कविता को जीवित रखना है, ये भी श्रोताओं का दोष है। जी, देखिए, नेता पेट से पैदा नहीं होता। इनको बनाया किसने? जिन्होंने वोट डाला, तो पेट ही से पैदा होता है। परिवार बात तो ठीक है कि आप अपनों को टिकट क्यों दे रहे हैं, लेकिन चुन तो जनता रही है। सही बात है। जनता जब तक समर्थन नहीं करेगी तो मेरा परिवारवाद क्या करेगा? मैं इतना पूछ रहा हूं बस। बिल्कुल। इसलिए पेट ही से पैदा होते हैं नेता, चाहे उंगली रख के पैदा करो, चाहे बैलेट बॉक्स से पैदा करो। यानी कि जनता जनार्दन को चाहिए जनता कि जनार्दन अपने मत को का चाहिए सही प्रयोग करे, कि हाँ वो अपने मत का सही प्रयोग करे, और जो वास्तव में तुम्हें लाभ पहुंचा रहा है, जिसमें आप सुरक्षित हैं, उन्हें चुनो। आप भावुकता में, जातिवाद में, मजहब के चक्कर में, धर्म के चक्कर में, पड़ोस के चक्कर में बेईमान व्यक्तियों को चुनना क्यों चाहते हो? बिल्कुल आपने सही कहा है। हम अपने जनप्रतिनिधि चुनते समय बिल्कुल इस बात का ध्यान रखें, जो लोग राष्ट्र के लिए समर्पित हैं, हम उनके लिए कहा। और फिर वोट डालें। जी, जीते कोई, वोट क्यों कम डालते हो? नहीं, वोट तो डालना ही चाहिए। रुपया 100% चाहिए सहायता का सरकार से, और वोटिंग होती है 31%, 32%, 51%। क्यों आखिर? निश्चित रूप से ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम अपने 365 वोट दिन की में कीमत से, नहीं समझते। हाँ, 365 दिन में से 4-5 दिन नहीं दे सकते वोटिंग में। भाई नगर पालिका का एक दिन वो दे दो। हालांकि ईश्वर की कृपा से बहुत दिन बाद पहली सरकार है जो कह रही है कि एक साथ वोटिंग हो, लेकिन और ये होना ही चाहिए। लेकिन लोग डर के मारे एक साथ कराने को तैयार नहीं है। हालांकि आपकी बात सही है, और जो हमारी जो वर्तमान सरकार है और हमारे पहले ये होता था एक साथ, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, हाँ। वो भी ये चाहते हैं कि एक साथ देश के संसाधनों का एक साथ ही प्रयोग हो जाए, हाँ। तो ताकि ये बार बार की बाध्यता ना हो, बार बार संसाधनों का कम से दुरुपयोग कम ना हो। विधानसभा और लोकसभा का तो एक साथ हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बाकी कहीं हो जाए। तो निकट भविष्य में आपकी क्या योजनाएं हैं, क्या आप सोचते हैं अपने बारे में, देश के बारे में? मुझे तो बिना मांगे टिकट मिला था जी, तो मुझ पे मांगा जाता नहीं, और जब तक कोई मुझे बुलाता नहीं सम्मान से, मैं किसी के पीछे जाता नहीं। जी, मेरी आदत है जी, क्योंकि मैं माँ भवानी का भक्त हूँ। आपका नाम ही निडर है। वरना अगर मैं लॉबी में बैठ जाऊं जाकर संसद में या विधानसभा में, और कोई निकले वहां से तो मुझे कंधे पे हाथ रख के पूछेगा क्यों बैठे हो, तो मैं कहूंगा क्या? अपने लिए मैं कुछ कह नहीं सकता। जी, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि अगर जीतने का श्रेय तुम जिन्हें देते हो तो हारने की जिम्मेदारी भी उन्हीं को दो। थोड़ा सा इतना उभर जाओ, क्योंकि वो जनता जिताती है, जनता ही हराती है। फिर ये कहने लगो तो श्रेय देना बंद करो। ज्यादा जो परिश्रम करेगा, जिसकी विश्वसनीयता होगी, वो जीतेगा, जिसकी नहीं होगी वो नहीं जीतेगा। और हम भी यही चाहते हैं कि राजनीति में शुचिता बनी रहे, ईमानदारी बनी रहे, लोग राष्ट्र के लिए काम करें, स्वहित के लिए काम न करें, देश के लिए काम करें और देश के लिए अपना सर्वस्व समर्पित करें। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। आपकी ये यात्रा मंगलमय हो, आपका स्वास्थ्य ठीक रहे, आप हमेशा कविता के माध्यम से जनता जनार्दन को जागृत करते रहें, जागरण का शंखनाद फूंकते रहें। इसी उम्मीद के साथ, इसी भावना के साथ आपसे अनुमति। नमस्कार।